हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी प्रज्ञान सीरीज़ के वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन पर बात कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हमारा अगला वीडियो रहने वाला है जो नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है, यानी कि न्यूक्लियर साइंस से। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्टेटस के बारे में चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमारा क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। आज हम लोग इसके अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान पर विखंडन, संलयन की प्रक्रियाएं, ITER प्रोजेक्ट और भारत का 3 चरण का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इन सभी पर बात करेंगे। यानी कि नाभिकीय विखंडन फिजन पर, संलयन फ्यूजन पर जिसमें आपका ITER प्रोजेक्ट भी आता है और त्रिस्तरीय कार्यक्रम। तो ये 3 भाग हैं हमारे आज के इस वीडियो के। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर की कहानी। तो सबसे पहले हम समझते हैं विखंडन की प्रक्रिया। आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में जो परमाणु अपने भार यानी द्रव्यमान पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान जिसका बहुत बढ़ जाता है, ये असंतुलित परमाणु कहलाते हैं। असंतुलित परमाणु या फिर अस्थिर परमाणु भी कहा जा सकता है। ऐसे परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि ये ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ बस्टिंग पर होते हैं, यानी फटने की कगार पर होते हैं। और हमें इसको बस ऐसा इनिशिएट करना है, ऐसा कुछ क्रम करना है जिससे कि ये नाभिक फट जाए। और अगर नाभिक फटेगा तो असीमित मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। इसी को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हमने अपनी एनर्जी की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जिस परमाणु को चुना वो हमारा यूरेनियम है। आप जानते हैं अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर पहली बार परमाणु बम का आविष्कार किया गया। वहां पर उन्होंने यूरेनियम को विखंडन की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले चुना और वही आज हमारा ईंधन है। तो आप अगर नाभिकीय विखंडन के बारे में बात करें यानी न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करें, तो जब किसी भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में विभाजन हो जाता है तो उसमें ऊर्जा निकलती है और यही आपका विखंडन है। यहाँ पर यूरेनियम हमारे लिए सबसे प्रमुख है जो प्राकृतिक तौर पर मिलता है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पर यूरेनियम एक खनिज के द्वारा मिलता है जिसको हम पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो प्लूटोनियम 239 है ना, ये प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलता। ये तत्व मानव निर्मित है, यानी इंसानों ने इसको बनाया है। अगर हम इसकी अभिक्रिया की बात करें कि कैसे यूरेनियम उपयोग होता है, तो ये है यूरेनियम 235 और हम इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं। आखिर न्यूट्रॉन के भेजने से ये फटा कैसे? तो इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए ये हमारे सामने यूरेनियम का नाभिक है। यूरेनियम के नाभिक में प्रोटॉन है और यूरेनियम के नाभिक में न्यूट्रॉन है, लेकिन इनकी कुल संख्या 235 है, 235, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 है। ये वो लिमिट है जहां पर ये नाभिक लगभग वर्ज ऑफ बस्टिंग पर है, यानी फटने की कगार पर है। आप ऐसे मान लो, आप लोग होली के समय पर बैलून वगैरह फुलाते होंगे जिनमें पानी भरते हैं। उन सभी बैलून्स में कभी कभी अगर आपने पानी कम भरा हुआ है और बैलून आप फेंक के मारते हैं तो बैलून बार बार ज़मीन में पटकने से भी नहीं फूटता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमाणु के अंदर, या ये कहिए कि बैलून के अंदर जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में है, तो ये स्थिर होता है। ऐसे ही जब किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, परमाणु भार कम होता है, तो ये स्थिर परमाणु है। लेकिन 235 बहुत ज़्यादा है। यानी होली में एक ऐसा बैलून जिसमें पानी हमने भरा और वो इस लिमिट पर आ गया कि हार्डली, बहुत ही मुश्किल से बैलून के बाहर की रबर उस पानी को होल्ड कर रही है, यानी लगभग फटने की कगार पर है। तो एक ऐसी स्थिति कि एक ऐसा बैलून जिसमें अपनी मैक्सिमम क्षमता में पानी भर चुका है, अगर एक और बूंद पानी आपने उसमें डाला तो ये फट जाएगा। बिल्कुल वही स्थिति है आपके इस यूरेनियम की। यूरेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 है। अगर आप इस पर एक और न्यूट्रॉन फेंकने की बात करेंगे तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा ये फट जाएगा, और यही फटना विखंडन कहलाता है। इसीलिए हमने इसी प्रक्रिया का यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। जैसे कि आपके सामने आता है यूरेनियम 235, आपने इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई, ये बैरियम और क्रिप्टन दोनों में टूट जाता है
लेकिन बदले में 3 न्यूट्रॉन बाहर आ जाते हैं और असीम मात्रा में हमें ऊर्जा देखने को मिल जाती है। यह है आपका विखंडन। अब आखिर ये विखंडन है क्या? तो इसकी खासियत यह है कि ये श्रृंखला अभिक्रिया है, चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन का मतलब यह है कि अगर आपने इसको एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये बार बार अपनी प्रक्रिया को दोहराएगी। क्यों दोहराएगी? क्योंकि वहाँ यूरेनियम है, आपने न्यूट्रॉन डाला, लेकिन अगली प्रक्रिया के लिए खुद 3 न्यूट्रॉन ये तैयार करता है और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करेंगे। प्रत्येक विखंडन में लगभग 200 मेगावाट एनर्जी के आसपास यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, यानी कि जब ये सब एनर्जी दे देगा तो बहुत सारा रेडिएशन भी बाहर निकलेगा, तो जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसमें रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आखिर हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, यानी कि हम इससे परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, साथ में परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। भारत के वर्तमान में PHWR जिसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, भारत में ऊर्जा देने के लिए जो रिएक्टर सबसे ज़्यादा संख्या में है, यानी इनकी संख्या टोटल 20 है और 20 रिएक्टर भारत में जो बिजली दे रहे हैं वो आपके PHWR हैं, भारत के लिए सबसे उपयोगी। हम इसी में यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो आपके सामने ये एक यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम 235 है। हमने इस पर एक और न्यूट्रॉन फेंका है और न्यूट्रॉन की वजह से ये फट गया है। जैसे ही ये फटता है एक्साइट होता है और स्प्लिट होता है तो ये बैरियम और क्रिप्टन के रूप में टूट जाता है और बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, लेकिन बदले में 3 नए न्यूट्रॉन निकल करके आते हैं और ये ऊर्जा आपको रिजल्ट के तौर पर प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब किसी भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन टकराता है तो वो 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा तथा अतिरिक्त न्यूट्रॉन जो है बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी अपनी मेन कहानी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आता है कि भारत में ये जो रिएक्टर्स हैं ये कौन से हैं, कितने हैं, कौन संचालित करता है। तो देखिए, भारत में हम लोग जो एनर्जी बनाते हैं वो फिजन रिएक्टर पर बनाते हैं। वैसे तो ये बात बड़ी आसान है याद रखना कि हम फिजन से बनाते हैं कि फ्यूजन से बनाते हैं। तो याद रखें, भारत या दुनिया का कोई भी देश यदि परमाणु रिएक्टर की मदद से बिजली बनाता है तो वो सभी रिएक्टर विखंडन की प्रक्रिया पर ही आधारित हैं। इसीलिए दुनिया भर में यूरेनियम की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो भारत में भी विखंडन वाले ही रिएक्टर्स हैं। ये विखंडन पर आधारित भारत के पावर रिएक्टर्स हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, इसमें PHWR आता है, जिसे मैंने कहा कि भारत का सबसे प्रमुख सर्वाधिक संख्या में पाया गया रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। लेकिन भारत के पास BWR और PVVR या VVR भी होते हैं। अब ये BWR क्या है? तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और ये PWR क्या है? तो ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, जिसको हम VVER भी कहते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो NPCIL लिमिटेड भारत की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिएक्टर पर संचालन करती है, यानी उस पर नियंत्रण रखती है। हमारे पास कुल मिलाकर 24 रिएक्टर हैं। तो कुल मिलाकर 24, क्योंकि आपके 20 रिएक्टर तो PHWR हैं, 2 BWR हैं और 2 आपके PVWR हैं। तो इस प्रकार से तीनों को मिला दो तो 24 रिएक्टर हैं। इनकी कुल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, यानी आज अगर हम भारत की बात करें कि कितनी बिजली हम बनाते हैं, तो ये बिजली है 8780 मेगावाट। इतनी एनर्जी का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक RAPS है, यानी राजस्थान में अवेलेबल एक और रिएक्टर है जो 100 मेगावाट PHWR का रिएक्टर है, जिसको हमने अलग से एक और बनाया है। और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाले लॉन्ग शटडाउन में है। फिलहाल ये राजस्थान में पाया गया एक ऐसा रिएक्टर है, RAPS है, यानी राजस्थान में उपलब्ध है। 100 मेगावाट एनर्जी बनाता है, जो कि PHWR है, लेकिन फिलहाल ये लंबे समय के लिए शटडाउन किया गया है, तो इसकी अभी संख्या नहीं गिनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम कुल मिलाकर इनकी संख्याओं को देखें तो ये आपके सामने PHWR, जिसको हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, BWR आपका बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, PWR आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ये NPCIL के कुल रिएक्टर की बात है, और RAPS जो इस समय PHWR का टाइप है वो बंद है। तो ये 1 लॉन्ग शटडाउन है, एक है, इसको अलग कर देते हैं। NPCIL के पास प्रेजेंट टाइम में कुल 24 रिएक्टर कार्यरत हैं।
वर्तमान संख्या की बात करें तो यहाँ पर 20 रिएक्टर हैं, 2 हमारे पास BWR है और 2 हमारे पास PWR है। NPCIL के पास ये जो रिएक्टर्स हैं उनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी विशेष क्षेत्रों में आते हैं। तारापुर में हमारे 2 BWR हैं और कुन्नकुलम में हमारे 2 PWR हैं। इस प्रकार टोटल 24 रिएक्टर फिलहाल भारत में कार्यरत हैं। अगली बात हम करें कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आखिर होता क्या है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो भारत के परमाणु ऊर्जा के मेन स्तंभ हैं, यानी सर्वाधिक संख्या में हैं, ये जो है यूरेनियम का उपयोग करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हैं। हम इनमें मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। अगर हमें लगातार रिएक्टर को चलाना होता है तो जब हम पहली बार यूरेनियम को तोड़ते हैं तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ गति से। हमें इन न्यूट्रॉन को अगली चेन रिएक्शन चलाने के लिए धीमा करना होता है, उसी के लिए हम कहते हैं मॉडरेटर। और मॉडरेटर के रूप में हम हैवी वाटर को भरते हैं, भारी जल को भरते हैं, तभी तो इसका नाम भी हैवी वाटर रिएक्टर है। लेकिन ये ठंडा रहे यानी कूलेंट, क्योंकि अगर ऊर्जा आप बना रहे हो तो आपको परमाणु संयंत्र को ठंडक भी प्रदान करनी है और ठंडक प्रदान करने के लिए भी भारी जल उपयोग होता है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखने का है कि PHWR वो रिएक्टर होते हैं जिसमें मॉडरेटर यानी कि मंदक, कूलेंट यानी कि शीतलक, दोनों एक ही पदार्थ होते हैं, भारी जल, हैवी वाटर। ठीक है, भारत के स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का परफेक्ट रिएक्टर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्टर है। नेचुरल यूरेनियम का उपयोग कर सकता है, इसलिए हमें यूरेनियम को इनरिच करने की आवश्यकता कम पड़ती है। यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है जब हम यूरेनियम को प्यूरिफाई करते हैं, पिच ब्लेंड से निकालते हैं, तो हमें 3 प्रकार का यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यानी कि अगर आप पिच ब्लेंड को प्यूरिफाई करेंगे तो इसको प्यूरिफिकेशन से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो यूरेनियम मिलेगा वो 234 मिलेगा, या ये कहिए कि 234। दूसरा जो आपको मिलेगा वो होगा 235, यूरेनियम 235। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो यूरेनियम 238। हमारे लिए काम का यही वाला है, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है ना वो 0.7% है। इसकी मात्रा जो है वो केवल 0.7% है। सर्वाधिक मात्रा में जो मिलता है वो ये वाला है, ये मिलता है आपको 99.3%। और ये वाला 1-2 एटम मिल जाते हैं इसके, यानी हम कहते हैं ऑलमोस्ट निल है, ना के बराबर है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब ये वाला हमारा मेन ईंधन है, यानी ये वाला हमारा मेन फ्यूल है। अब अगर ये हमारा मेन फ्यूल है तो 0.7% से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, और बढ़ाने के लिए ही हम यूरेनियम का इनरिचमेंट करते हैं। इनरिचमेंट प्रक्रिया का मतलब है मात्रा को बढ़ाना। लेकिन अच्छी बात यह है कि PHWR प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है, तो हमें इसे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। भारत के अधिकांश ऑपरेटिंग रिएक्टर जो हैं वो आपके PHWR ही हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका PHWR रिएक्टर। भारत में PHWR की संख्या NPCIL के अकॉर्डिंग 20 है जो ऑपरेटिंग है इस समय। तारापुर में आपके 2 हैं, राजस्थान में आपके 6 हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने RAPS इनका 2 से 7 हैं, इनको अभी बंद कर रखा है। मद्रास और कलपक्कम में आपके 2 हैं, नरोरा में आपके 2 हैं, काकरापारा में आपके 4 हैं और कैगा में आपके 4 हैं, और इस प्रकार आपके पास टोटल 20 रिएक्टर हैं। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल रिएक्टर का टाइप है। इसमें कुछ और ख़ास बातें भी हैं, जैसे अगर आप देखें तो इसके अंदर हमने भर रखे हैं बहुत सारे कूलेंट, हैवी वाटर यहाँ पर भरा हुआ है। ये आपके रिएक्टर का कोर है, इस कोर में हमने फ्यूल भरा होता है। यहाँ पर भाप बनती है, भाप से टरबाइन चलती है और टरबाइन के द्वारा आपका जनरेटर आपको बिजली बना करके दे देता है। गर्म पानी को हम ठंडा करके फिर से कूलिंग टावर के थ्रू पानी की बॉडी में मिला देते हैं। तो ये है आपकी ओवरऑल कहानी जो कि यूरेनियम के रिएक्टर पर आधारित है। आइए इसी क्रम में बात करते हैं हम अगले टाइप ऑफ रिएक्टर की। और हमारा अगला टाइप ऑफ रिएक्टर जो है ये आपका BWR है,
जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, भारत में आधुनिक समय में इसकी संख्या 2 है। दोनों तारापुर के एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसको हम TAPS कहते हैं, यानी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये महाराष्ट्र में फिलहाल स्थित हैं, जिनमें आपका तारापुर का पहला 160 मेगावाट एनर्जी बनाता है और दूसरा वाला भी आपका 160 मेगावाट एनर्जी बनाता है। दोनों ने 28 अक्टूबर 1969 को कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया था, यानी 1969 में हमने पहली बार इन दोनों को स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें कि रिएक्टर वेसल में पानी सीधे बॉयल हो जाता है, पानी को उबाल दिया जाता है और उसी पानी को ठंडा करते हैं हम। बीच में टरबाइन भाप के द्वारा चलाई जाती है, स्टीम के द्वारा टरबाइन को चलाते हैं। यहाँ पर मॉडरेटर यानी मंदक और कूलेंट शीतलक दोनों लाइट वाटर हैं, सामान्य जल होता है और इसीलिए तो हम इसको बॉइलिंग वाटर रिएक्टर कह रहे हैं। तो सामान्य जल का उपयोग करते हैं हम यहाँ पर शीतलक और मंदक के रूप में। ये है आपका BWR, देख रहे हैं ये एक जलाशय है, यहीं से हम पानी का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन कोर में ही पानी भरा हुआ है, यानी यहीं पर कोर बना है, इसी में पानी भरा है, इसी कोर में भाप बनती है। वो भाप एक पाइप से आती है टरबाइन पे, टरबाइन चलता है, जनरेटर के द्वारा बिजली बन जाती है। भाप को हम ठंडा करते हैं कंडेंसर कूलेंट की मदद से, पानी को वापस हम मिला देते हैं अपने कूलेंट टावर में और बाकी इसको हम वाटर बॉडी के थ्रू कनेक्ट रखते हैं ताकि पानी की ज़रूरत का सामान यहाँ पर आता रहे। तो ये आपका BWR है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्टर का टाइप है उसको हम लोग PWR कहते हैं, जो कि कुननकुलम में है। PWR का मतलब है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। भारत में ऑपरेशनल PWR रिएक्टर कुननकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है, जिनकी संख्या फिलहाल 2 है। तो ये हो गया कुननकुलम और ये है आपका पावर प्लांट। तो सिंपली नाम याद रखना है आपको, तो हम इसको कहेंगे कुननकुलम और ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट 1000 मेगावाट, ठीक है। तो ये आपके सामने बनाए गए हैं। इनको हमने रशियन ओरिजिन से लिया हुआ है, ये यहाँ पे खास बात है। इनको हमने खुद नहीं बनाया बल्कि रशिया के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसका उपयोग किया है। इसके बाद आता है कॉमर्शियल। तो पहली यूनिट हमारी 2014 में स्टार्ट हुई थी और दूसरी यूनिट हमारी 2017 में स्टार्ट हुई थी। ये मूलतः प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR फैमिली का है, जिसे रशिया ने डिज़ाइन किया है, यानी कि इंडिया ने इसे डिज़ाइन नहीं किया है, हमने उन्हीं की मदद से इसको लगाया हुआ है। ये आपका PWR है। आप इसकी डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए कहानी बदल गई है। यहाँ पे कोर अलग है और यहाँ पे कूलेंट आपका अलग है। एक बार मैं आपको तीनों को कंपेयर करके ज़रूर बताऊंगा। तो देखो ये पहला वाला, ये आपका पहला वाला है PHWR। PHWR की खासियत क्या है कि यहाँ पर मेन कंटेंट स्ट्रक्चर तो एक ही है। यहाँ पर आपके रॉड और फ्यूल होते हैं यूरेनियम और बगल में आपका कूलेंट है, यानी कि आपका पानी है। भाप के लिए कंटेनर अलग है। ये PHWR था, लेकिन जब आप BWR में आए तो यहाँ पर आपने पानी को मेन कोर में ही भर दिया है, वहीं पर उबलता है, वहीं भाप बनाता है। लेकिन जब आप तीसरे वाले की बात कर रहे हैं, यानी कि PWR जिसे रशिया ने डिज़ाइन किया, तो यहाँ की कंडीशन बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? ये आपका मेन कोर है जहाँ पे ईंधन होता है। यहाँ पे कंट्रोल रॉड अलग रखी गई हैं और यहाँ पे पानी का स्टीम जनरेटर उसके बाहर रखा गया है। पिछले वाले में बगल में था, अंदर ही था, यहाँ बाहर है। तो डिज़ाइन का अंतर है, कॉन्सेप्ट एक ही है। पानी उबलेगा, भाप बनाएगा, टरबाइन चलाएगा, ठंडा करके हम वापस भर देंगे और बिजली हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत है। भारत के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो ये रिएक्टर इस समय सबसे बेहतरीन है। रशिया से हमने इसको खरीदा, रशिया इसकी केयर भी करता है और इसे चलाने के लिए फ्यूल भी हम रशिया से ही खरीदते हैं, यानी यूरेनियम भी हमें रशिया से ही मिलता है। तो अभी के समय पर ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हमारा अपना रिएक्टर है। इसके बाद आते हैं हम अपने इंडिया के सबसे ऐतिहासिक रिएक्टर पर। 2026 का ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है रिएक्टर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, और वो संबंधित है हमारे अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है। बाकी किसी भी चीज़ में फास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर बाकी किसी भी चीज़ में फास्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, इसका एक ही मतलब है कि वहाँ सब में स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है ना। अन्य सभी में स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल होता है,
लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन को। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन को, तेज़ न्यूट्रॉन हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अगर हम फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करेंगे तो बताओ क्या हमें यहाँ पर मंदक की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। अन्य सभी में न्यूट्रॉन की गति को हमें धीमा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नाम ही फास्ट है और फास्ट शब्द का मतलब है मंदक आवश्यक नहीं है। क्लियर है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की पहली खास बात क्लियर। यहाँ पे दूसरा शब्द लिखा गया है ब्रीडर, और ये जो ब्रीडर शब्द है ना, ब्रीडर शब्द है, ब्रीडर शब्द का मतलब होता है स्वतः उत्पादन, यानी ये रिएक्टर बिजली के अलावा कुछ और भी हमें बनाकर देगा। ब्रीडर का मतलब होता है कुछ उत्पादित करने की क्षमता, ब्रीड कर देना। और ये एक ऐसा रिएक्टर है जो ईंधन लेता है, बिजली देता है और साथ में ईंधन को ही वापस दे देता है। ये पहला रिएक्टर है जो कि यूरेनियम पर नहीं बल्कि प्लूटोनियम पर चलता है, तो हम इसको कहते हैं प्लूटोनियम बेस्ड। और ख़ास बात यह है कि अगर आप इस प्लूटोनियम की बात करें तो ये 1:3 पर काम करता है, यानी जितना प्लूटोनियम आप इस पर डालेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा प्लूटोनियम ये तुम्हें बनाकर देगा। यानी इसकी खासियत है कि ये प्लूटोनियम बनाता है। कैसे बनाता है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे बनाता है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। या वैसे तो ये सारी बातें हमारी लिखी रहनी ज़रूरी हैं, तो मैं आपको एक अगले पेज में बता देता हूँ। और अगले पेज में इसको हम एक काम करते हैं, वाइट कर लेते हैं पहले। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि ये जो आपका FBR रिएक्टर है ना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये आपका प्लूटोनियम बेस्ड है, यानी इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो प्लूटोनियम है। तो सही मायने में हम इस पर ईंधन क्या डालते हैं, हम इस पर ईंधन डालते हैं और ईंधन हमारा होता है प्लूटोनियम, और आप जानते हैं प्लूटोनियम 239 है। हम इस प्लूटोनियम के साथ मिलाकर डाल देते हैं यूरेनियम 238, यानी कि ईंधन के रूप में हमने इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम को मिलाकर डाला होता है। तो ये हमारा ईंधन है इस FBR रिएक्टर का। अब हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, और जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तो ये न्यूट्रॉन इस प्लूटोनियम को तोड़ देगा, और प्लूटोनियम के टूटने से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इस प्लूटोनियम के टूटने से हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि इस प्लूटोनियम से न्यूट्रॉन भी तो बाहर निकलेंगे, और वो न्यूट्रॉन गिरेगा करके इस यूरेनियम के ऊपर। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आकर के गिरेगा, और जैसे ही न्यूट्रॉन इस पर गिरेगा ये एक प्रक्रिया से गुजरेगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन शब्द का मतलब होता है न्यूट्रॉन का जुड़ना, न्यूट्रॉन का जुड़ना। आप इसे सिंपली कह सकते हैं कि इसका सीधा सा मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन का जुड़ना। तो आपके यूरेनियम में न्यूट्रॉन में जुड़ जाएगा, और जैसे ही ये जुड़ेगा आपका ये यूरेनियम बदल जाएगा प्लूटोनियम 239 में। क्लियर? यानी कि हम इस प्रोडक्ट के तौर पर देख सकते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट के तौर पर प्लूटोनियम मिला, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। ठीक है, तो देखो चला भी किससे? प्लूटोनियम। दिया भी किसको? प्लूटोनियम। और यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि ब्रीडिंग रेशियो कितना है, तो ब्रीडिंग का मतलब तो आप समझ गए, उत्पादन की क्षमता है। और अगर यहाँ पर आप ब्रीडिंग रेशियो की बात करें तो ब्रीडिंग रेशियो आपका 1:3 है, यानी जितना उत्पादन लेगा उससे ज़्यादा आपको ये प्लूटोनियम बनाकर देगा। आप जानते हैं यूरेनियम 238 बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो हम एनर्जी भी बना रहे हैं और प्लूटोनियम से प्लूटोनियम का उत्पादन भी कर रहे हैं। ये है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या क्या लिखा हुआ है इसमें और बातें। तो ये आपका PFBR है। भारत में अब यहाँ पर हमने P वर्ड क्यों लगाया, तो भारत ने जिस FBR को बनाया है वो बहुत बड़ा नहीं है, एक प्रोटोटाइप है, छोटे आकार का बनाया गया है। तो भारत वाले को हम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, लेकिन इसे हम अपने 24 रिएक्टर में शामिल नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि बाकी 24 रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित हैं और ये एकमात्र है जो प्लूटोनियम पर आधारित है। इसका संचालन NPCIL नहीं करता, बल्कि इसका संचालन भिवानी के द्वारा होता है और ये आपके कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अभी की इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 500 मेगावाट एनर्जी बनाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, प्लूटोनियम पर आधारित हमारा रिएक्टर है और ब्रीडिंग के माध्यम से अधिक फिजाइल मटेरियल बनाना, फिजाइल मटेरियल मतलब ईंधन बनाना, और भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 को आगे बढ़ाना। भारत का जो त्रिस्तरीय न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके स्टेज 2 को आगे बढ़ाने वाला यही है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2026 का ये साल भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इतिहास बना चुका है, तो वो FBR का ही क्रिटिकलिटी को हासिल करना है। यानी भारत का FBR हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के 2nd स्टेज को पूरा कर लिया है। यही हमारी खास बात है। यहाँ पर मेरा मतलब है पूरा करने का कि हमने इसकी तकनीक को फुल्ली डेवलप कर लिया है, इसके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत जल्द हम अपनी स्टेज 3 में यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्सेप्ट पे। तो इस उद्देश्य से ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने इसकी ब्रीडिंग रेशियो की कहानी समझा दी कि आखिर ये कैसा होता है। आपको याद रखना है कि किस प्रकार कार्य करेगा। और ये है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो देखो ये हमारा मेन चेम्बर है जिसको हम कोर कहते हैं। यहाँ पर कंट्रोल रॉड लगी हुई हैं, यहाँ पर कूलेंट भरा हुआ है और यही बात याद रखनी है कि कूलेंट के तौर पर किसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कूलेंट के तौर पर लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर एज दैट। मंदक यहाँ चाहिए नहीं होता है और कूलेंट के तौर पर लिक्विड सोडियम, तो ये लिक्विड सोडियम है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, भाप बनाना, टरबाइन चलाना, बिजली बनाना, सेम कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली क्रिया पर जिसका नाम होता है फ्यूज़न। तो देखो अभी तक भारत में जितने भी फिजन रिएक्टर थे उनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करेंगे संलयन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि परमाणु को तोड़ने से ऊर्जा निकलती है, ये हमारा विखंडन की प्रक्रिया था। भारत में यही उपयोग है, विश्व में भी यही उपयोग है। लेकिन अब हम चाहते हैं एक ऐसा रिएक्टर बनाना। आप जानते ही होंगे कि परमाणु बम हमने बनाया वो हमारी विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है, अत्यधिक विनाशकारी है। लेकिन परमाणु बम से भी ज़्यादा विनाशकारी है हाइड्रोजन बम। और हमने जो हाइड्रोजन बम बनाया है वो परमाणु के संलयन पर आधारित है। जैसे विखंडन में भारी तत्व भारी नाभिक को तोड़ा जाता है, संलयन में हल्के परमाणुओं को जोड़ा जाता है। विखंडन में परमाणु टूटता है, संलयन में परमाणु जुड़ते हैं। और अगर हम जुड़ने के बाद एनर्जी की प्राप्ति की बात करें तो विखंडन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी संलयन में। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, तो इसी पर देखना है। तो हल्के नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि ऊर्जा निकलती है और हम इसे संलयन कहते हैं। तो दुनिया भर के लोग क्या चाहते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी, यानी ऐसी बिजली जिसका उत्पादन करके शहरों में या पूरे देश में काम चलता है। अभी सभी लोग बिजली बनाते हैं विखंडन से, बट अब हम चाहते हैं एक ऐसा रिएक्टर बनाना जो बिजली बना करके दे संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। बात अगर संलयन की हो तो इसमें हम क्या करते हैं? हमने हाइड्रोजन का एक समस्थानिक लिया है जिसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम 1H2। ऐसे ही हमने दूसरा समस्थानिक लिया है 1H3 जिसको हम कहते हैं ट्रिटियम। मैं यहाँ पर नंबर्स भी लिख देता हूँ, लोअर वाला नंबर लिख देता हूँ। तो ये आपका 1H1 है जिसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, ये 1H3 है और इसको हम कहते हैं हीलियम जिसको हम कहते हैं 2He4, और ये न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं 0N1। मैंने अब आपको पूरी रिएक्शन का टाइप बता दिया है। हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम और ट्रिटियम दोनों समस्थानिक जोड़े जाते हैं, जुड़ने से बनता है आपका हीलियम। लेकिन यही तो सवाल है, आखिर दो परमाणु जुड़ेंगे कैसे? तो इस प्रक्रिया में यानी संलयन की प्रक्रिया में जो कमाल की बात है वो यही है कि हमें अगर इन परमाणुओं को तोड़ना है और फिर जोड़ना है तभी तो नया तत्व बनेगा। इसीलिए
इन दोनों को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में एनर्जी देनी पड़ती है। तो खास बात क्या है, विखंडन वाले में जब हम देखते हैं तो केवल न्यूट्रॉन की बमबारी, लेकिन संलयन में हमें ऊर्जा पहले देनी पड़ेगी। जब आप ऊर्जा देंगे तो ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम दोनों टूट जाएंगे। इनके टूटने से प्लाज्मा स्थिति डेवलप होगी, और प्लाज्मा स्थिति का मतलब है जहां परमाणु परमाणु के रूप में ना रहे बल्कि विखंडित हो जाए। तो हम ऊर्जा देंगे, हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक को विखंडित कर देंगे, प्लाज्मा स्थिति आएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुले वायुमंडल में होंगे और फिर वो आपस में जुड़कर एक नया तत्व बनाएंगे जिसका नाम है हीलियम। क्लियर? हीलियम बनेगा और ऊर्जा निकलेगी, और ये ऊर्जा विखंडन की तुलना में कहीं ज़्यादा होगी। तो अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये खासियत है। लगभग कितना तापमान चाहिए? 10⁷ से लेकर 10⁸ केल्विन के आसपास। इसमें कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, चेन रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन ये अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ कम उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जो रेडियोधर्मिता देता हो सिवाय इस 1H3 के। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो आप समझ पाते हैं कि सूर्य में असीमित ऊर्जा है और वो संलयन से मिलती है। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है, अगर हम एक ऐसा रिएक्टर बना लेते हैं जो इस अभिक्रिया से ऊर्जा देगा, तो यही अभिक्रिया सूर्य में चलती है, तो सही मायने में हम एक कृत्रिम सन बनाना चाहते हैं, यानी कृत्रिम रूप से हम एक सूर्य को बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो हमें कॉमर्शियल एनर्जी का उत्पादन दे सके। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आपका ये ड्यूटेरियम है, यहाँ पर आपका ये ट्रिटियम है। हमने इनको ऊर्जा दी, परमाणु टूटे, प्लाज्मा स्थिति डेवलप हुई, संलयन हुआ और नए पदार्थ के रूप में हीलियम बन गया और बदले में न्यूट्रॉन बाहर आ गया। ये आपके रिएक्शन है जो लिखी गई है। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी को अगर हम रिएक्टर के रूप में लेकर आएँ तो यही हमारे रिएक्टर का कोर है, जिसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई हैं, यहाँ पर प्लाज्मा की स्थिति डेवलप करनी है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा का मतलब परमाणु की स्थिति को भी तोड़ देना है, और इस प्रकार के रिएक्टर को फ्यूज़न रिएक्टर यानी संलयन रिएक्टर या टोकामैक रिएक्टर के नाम से बुलाया जाता है। तो विश्व भर में इस प्रकार के रिएक्टर को हम टोकामैक रिएक्टर के नाम से बुलाते हैं। तो अगर हम इसको रिएक्टर की फॉर्म में लेकर आएँ तो ये उसका कोर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या परियोजना है। तो यहाँ पर जो परियोजना है उसको हम कहते हैं ITER परियोजना है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यहाँ पर वर्ड लिखा गया है एक्सपेरिमेंटल, यानी हम दुनिया में पहला ऐसा परमाणु रिएक्टर संलयन पर आधारित बना रहे हैं जो कॉमर्शियल एनर्जी दे। तो पहले को बनाने का मतलब है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तकनीक को विकसित कर रहे हैं। एक बार कंट्रोल्ड वे पर तकनीक विकसित हो जाएगी तो फिर इसके अंतर्गत दुनिया भर में ऐसे रिएक्टर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रोजेक्ट का नाम है ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इस प्रोग्राम के तहत हम जिस टोकामैक रिएक्टर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं या टोकामैक रिएक्टर आर्टिफिशियल सन बनाना चाहते हैं, उसको कैड्रेश फ्रांस में बनाया जाएगा। फ्रांस इस प्रोग्राम का इनिशिएटर है, लेकिन इसमें टोटल 7 मेंबर्स शामिल हैं। कौन कौन है? तो इसमें सहभागी देशों में भारत भी शामिल है, और भारत इसके कोर को बनाने में ही मदद कर रहा है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ये सभी देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? संलयन ऊर्जा की व्यवहारिता को प्रदर्शित करना, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जिसमें उपयोग की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो, क्योंकि हमें यहाँ ऊर्जा देनी पड़ती है। हम ऐसी तकनीक को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें जितनी ऊर्जा दें उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की सामान्य भाषा पर बात करें तो ये जितनी एनर्जी आप इसमें देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी आपको बनाकर देगा। 50 मेगावाट एनर्जी अगर आप देते हैं तो 500 मेगावाट एनर्जी आपको बनाकर देगा।
ITR में भारत का योगदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ऑलरेडी इन सभी बातों पर क्वेश्चन बना चुका है, संलयन पर भी और विखंडन पर भी, और लिखा हुआ है कि इसमें हम क्या बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्रायोस्टेट का निर्माण कर रहे हैं लार्सन और टर्बो LNT के द्वारा। यहाँ पर कूलिंग वाटर सिस्टम भी इंडिया के द्वारा है और RF हीटिंग सिस्टम भी इंडिया के द्वारा है। अब इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो सहभागी देश है ना, इन देशों का कार्य एक ऐसे रिएक्टर को डेवलप करना है जो टोकामैक हो, संलयन पर आधारित हो। कैड्रेश फ्रांस में हमको करना है, ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सभी देश पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली पार्टनरशिप का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप में पैसा नहीं है, तकनीक का इन्वेस्टमेंट है। यानी ये सभी देश इस रिएक्टर को बनाने में कोई ना कोई तकनीकी भागीदारी को करेंगे, उसी में भारत ये सब उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भारत का योगदान। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि भारत का 3 चरण का नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम क्या है। देखो, बहुत क्लियरली मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि क्या है, तो 1950s के दौर में जब भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास हो रहा था या शुरुआती दौर पे था, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इस बात को जानते और समझते थे कि अगर भारत में हमें ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ना है तो हमें रिएक्टर बनाने होंगे जो यूरेनियम पर ही आधारित होंगे, क्योंकि भारत तो इतना सक्षम है नहीं। विदेशी मदद और सहायता चाहिए होगी तो यूरेनियम पर ही मिलेगी। लेकिन अगर हम जीवन पर्यंत यानी कि आने वाले हजारों सालों तक यूरेनियम पर ही निर्भर रहे तब तो काम नहीं चल पाएगा। बेहतर है कि भारत खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। तो देखिए, रिएक्टर के साथ एक खास बात यह होती है कि रिएक्टर यूरेनियम पर तो चलता ही है। यानी अगर हम ईंधन की बात करें रिएक्टर में, तो ईंधन के तौर पर यूरेनियम तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और हो सकता है जिसको हम कहते हैं थोरियम। थोरियम 3 मायनों में बड़ा खास है। थोरियम भी परमाणु विखंडन की अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा दे सकता है, लेकिन 3 खास बातें हैं। देखो, होता यह है कि अमेरिका ने जब अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऊर्जा प्राप्त करना कभी प्राइमरी उद्देश्य नहीं था। ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा आज तक की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में शामिल है यूरेनियम से परमाणु बम का विकास करना। परमाणु बम से बुरी चीज इंसान बना ही नहीं सकता था, लेकिन अमेरिका ने जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो टेबल के एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ था यूरेनियम और एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ था थोरियम, लेकिन फिर भी अमेरिका ने किसको चुना? यूरेनियम को चुना। ऐसा क्यों? क्योंकि यूरेनियम से बम बन सकता है, थोरियम से बम नहीं बन सकता। थोरियम की सबसे बड़ी खास बात यही है कि थोरियम से बम का विकास नहीं हो सकता, न्यूक्लियर वेपन डिजाइन नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अमेरिका ने यूरेनियम को चुना क्योंकि उनका उद्देश्य ऊर्जा पर नियंत्रण नहीं बल्कि बम बनाना था। आप जानते हैं उन्होंने बम बनाए और हिरोशिमा और नागासाकी वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्त किया, है ना? तो उन दोनों पर इन्होंने ही डाला। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसी को अडॉप्ट किया गया, लेकिन यूरेनियम से बेहतर था थोरियम। थोरियम ऊर्जा तो देता है, बम नहीं बना सकते, तो दुनिया भर में शांति होती, ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी खास बात, यूरेनियम के खर्च होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो 10,000 सालों तक रेडियो एक्टिव मटेरियल के तौर पर बना रहेगा। अब किसी भी वेस्ट मटेरियल को 10,000 साल तक सुरक्षित रखना कठिन काम है, लेकिन अगर हम थोरियम का यूज़ करें तो जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा रेडियो एक्टिव वो भी होगा, लेकिन केवल 500 सालों के लिए। और 500 साल मैनेजेबल लगता है, हम 500 साल तक उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर खास बात है कि इंडिया के लिए तो बेहतर होता थोरियम को चुनना। इस पृथ्वी पर जितना यूरेनियम मिलता है उससे 3 गुना ज़्यादा थोरियम मिलता है, यानी ईंधन के तौर पर इसकी मात्रा ज़्यादा है। मात्रा ज़्यादा है तो कीमत कम होगी। और इंडिया के लिए खास बात यह है कि दुनिया में जितना थोरियम पाया जाता है उसमें सर्वाधिक मात्रा इंडिया के पास है। वर्ल्ड में पाए गए थोरियम का 25% रिजर्व इंडिया में ही है। तो हमारे लिए तो इसमें सब कुछ अच्छा है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिसके पहले स्तर पर भारत में एनर्जी विदेशी मदद से ही बनेगी, लेकिन दूसरे स्टेज में भारत कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा और विदेशी मदद को सीमित कर देगा, और तीसरी स्टेज पर हम यूरेनियम से थोरियम पर शिफ्ट हो जाएंगे,
यानी शुरू करेंगे यूरेनियम से और तीसरी स्टेज पर हम थोरियम पे शिफ्ट हो जाएंगे और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, किसी को जवाबदेही नहीं, किसी को हिसाब नहीं देना। अभी तो हम यूरेनियम खरीदते हैं और हमें एक सिंगल ग्राम यूरेनियम का भी हिसाब देना पड़ता है कि आखिर हमने उसका किया क्या। क्लियर? लेकिन थोरियम तो अच्छा है, शांति एनर्जी का है, क्योंकि उससे कभी बॉम्ब बन ही नहीं सकता। तो ये हमारा ITR 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने इसको डिज़ाइन किया था। तो इसको डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति भाभा साहब हैं। भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थोरियम को अधिकतम उपयोग करना। तो शुरू करेंगे यूरेनियम से, समाप्त करेंगे थोरियम पर। बात करते हैं इसके चरण 1 पर। यह पूरी तरीके से विदेशी मदद पर आधारित था। भारत में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR का विकास करना और इसमें ईंधन के रूप में क्या डाला जाएगा। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 डाला जाएगा। वापस से मैं आपको यहाँ पर वही बात समझा देता हूँ कि यहाँ पर ईंधन के रूप में आपने डाला है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 235 में यूरेनियम 238 मिलाकर डालेंगे आप। अगर आपने इसको मिलाकर डाला होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे। यूरेनियम 235 टूटेगा और आपको एनर्जी बनाकर देगा, लेकिन बदले में जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो यहाँ पर आकर गिरेगा और न्यूट्रॉन के यहाँ गिरने से ट्रांसम्यूटेशन होगा और ये यूरेनियम बदल जाएगा प्लूटोनियम 239 में, बदल जाएगा प्लूटोनियम 239 में। और इसी को प्राप्त करना हमारी पहली स्टेज का उद्देश्य था। तो ये हमारी पहली स्टेज का प्रोडक्ट है, यानी हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेज का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्टेज का प्रोडक्ट है। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 को हम यहाँ पर मिलाकर डालेंगे। इसमें मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होगा, वो तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। उत्पादन के तौर पर प्लूटोनियम 239 का उत्पादन होगा, जो अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले चरण से हमने क्या बना लिया, प्लूटोनियम अगले चरण में यूज होगा। कैसे यूज होगा अगले चरण में? तो देखो, अगले चरण में हम बात कर रहे हैं किस रिएक्टर के बारे में, तो दूसरे चरण में हम आ गए किस पर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। इसीलिए भारत ने PFWR बनाया है, यानी कि आपका PFBR बनाया है, यानी कि प्रोटोटाइप बनाया है। तो आप FBR आएगा और आपको पता है कि FBR चलता किससे है, प्लूटोनियम। और अभी मैंने आपको जो समझाया कि डाला प्लूटोनियम कहाँ से, पहली स्टेज से। तो पहली स्टेज से जो प्लूटोनियम मिला उसको FBR में डाला और जितना डाला उससे 3 गुना ज़्यादा प्राप्त कर लिया। तो प्लूटोनियम कभी समाप्त होगा नहीं। क्लियर? इसीलिए ये कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया गया है। जितना विखंडन ईंधन खपत करता है उससे अधिक पदार्थ का उत्पादन करता है, यही ब्रीडिंग है। उत्पादन के तौर पर थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है। अब ये कैसे होगा तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं, यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो आपको मालूम है, जो मैंने आपको पहले ही बताई। पहली स्टेज आपकी ये थी कि आपने यूरेनियम को लिया, यूरेनियम 235 को लिया और इसमें आपने प्लूटोनियम, या एक काम करते हैं, यहाँ पर प्लूटोनियम की बात है तो प्लूटोनियम से लिखते हैं। हमने प्लूटोनियम 238 को यहाँ पर लिया, 239 को यहाँ पर लिया और इसके साथ यूरेनियम 238 को मिलाकर हमने इस पर डाला। जब आपने इसको मिलाकर डाला तो यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन की बमबारी कराई। बमबारी कराने से आपको यहाँ से एनर्जी मिली, यहाँ से न्यूट्रॉन निकला और आकर के इसके ऊपर गिरा और ये यूरेनियम आपको बदल गया प्लूटोनियम 239 में। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हमने इसी प्लूटोनियम का यूज़ किया, हमने प्लूटोनियम 239 को इस पर डाला और प्लूटोनियम को मिलाकर डाला थोरियम 232 के साथ। थोरियम 232 ये हमारा ईंधन है इस सेकेंड स्टेज का। और सेकेंड स्टेज पे जब हम इस पर बमबारी कराएंगे, यानी हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, तो ये प्लूटोनियम टूटकर हमें एनर्जी देगा। अब आप बताओ कि आपका ये प्लूटोनियम कभी ख़त्म होगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वाली श्रृंखला से, पहले वाले स्टेज से
सेकेंड लेवल पे 2 भाग हैं। पहले भाग से प्लूटोनियम बनाते रहोगे और उसी को यहाँ डालते रहोगे। तो ये देखो, प्लूटोनियम तुम्हें एनर्जी दे रहा है और यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो इस पर गिरेगा और इस पर गिरेगा तो होगा ट्रांसम्यूटेशन, और ट्रांसम्यूटेशन होगा तो ये बदल जाएगा यूरेनियम 233। यानी भारत अपने यूरेनियम की प्राप्ति के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। तो ये है हमारी इसकी प्राप्ति, ये हमारा सेकंड स्टेज है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना और हमें यूरेनियम मिल गया। अब यही यूरेनियम भारत के रिएक्टर चलाएगा, जो कि हमारे पास PHWR 2022 है। तो जो 20 रिएक्टर हमारे पास हैं PHWR, उन्हीं में हम इसको डालेंगे क्योंकि वो सब यूरेनियम पर हैं, ये भी हमारा यूरेनियम है। तो यूरेनियम से काम चलाना है, ठीक है। तो ये है इसकी ओवरऑल कहानी सेकंड स्टेज की। तो यहाँ पर हम विदेशी सहायता पर निर्भर हैं इसलिए क्योंकि हमें ये चाहिए होगा, लेकिन धीरे धीरे हम कन्वर्ट करके प्लूटोनियम को खूब सारा बना लेंगे और भारत फिलहाल यही कर रहा है। हमने इसी प्रक्रिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया है 2026, इसी साल फरवरी की बात है, हमने इस काम को पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हमारा अगर ये वाला काम पूरा हो गया है तो अब हम लोग आ जाएंगे तीसरे चरण पे, यानी बहुत जल्द भारत शिफ्ट होगा इस पर। और तीसरा जो चरण है वो भारत का पूर्णतः स्वतः आधारित होगा, यानी थोरियम आधारित रिएक्टर पर होगा। इन पर हम लोग यूरेनियम 233 का उपयोग करेंगे। तो आप जानते हैं यूरेनियम 233, तो सेकंड स्टेज यूरेनियम का उत्पादन करेगी और थर्ड स्टेज यूरेनियम से बिजली बनाएगा। ये यूरेनियम किससे प्राप्त हुआ है? थोरियम को बदलने से प्राप्त हुआ है। तो यूरेनियम 233 को थोरियम 232 से प्राप्त किया जाता है। भारत के पास थोरियम के बहुत बड़े संसाधन हैं और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। ये है हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप इंडिया के इस 3 स्टेजेस के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी को पूरी तरीके से समझ गए होंगे और आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की समझ भी बेहतर हो गई होगी। आज के टॉपिक से यूपीएससी ने ऑलरेडी कई सारे सवाल पूछे हैं, विखंडन पर भी आधारित, संलयन पर भी आधारित, ITR प्रोजेक्ट पर भी आधारित, ठीक है। तो चलिए फिर आज का इस वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।